हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज 10 मिनट मास्टरी में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कैपिटल बजटिंग हमारा जो टॉपिक है उसमें एक टर्म है, उसमें एक मेथड है पे बैक पीरियड, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, वो ये पार्ट नंबर 4 की वीडियो है। ठीक है, तो हम बेसिकली पे बैक पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि अगर हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक की बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक में दो हमारे पास मेथड आते हैं। ठीक है, एक तो आता है आपका मॉडर्न मेथड और दूसरा आता है आपका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, जब हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड को हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक मेथड भी कहते हैं, और जब मॉडर्न मेथड की बात करते हैं तो इसको हम डिस्काउंटेड टेक्निक भी बोलते हैं। अब ये नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक और डिस्काउंटेड टेक्निक क्या होता है? अगर हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक की बात करते हैं ना, तो एक आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर पढ़ा होगा, टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। तो जितने भी नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक वाले मेथड होंगे ना, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो डिस्काउंटेड टेक्निक वाले मेथड होंगे वो सारे के सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर पेबैक पीरियड आ जाता है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर हम डिस्काउंटेड टेक्निक की बात करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये चार मेथड जो है मॉडर्न मेथड या ये कहिए कि डिस्काउंटेड टेक्निक के अंदर आता है। क्लियर है? लेकिन अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात की जाए तो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक इसको बोलते हैं, जिसके अंदर दो ही मेथड की हम बात करने वाले हैं, जो कि पेबैक पीरियड होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है। राइट, अब इस वीडियो के अंदर चूंकि 10 मिनट की वीडियो में हम आपको एक मेथड को समझाने वाले हैं जिसका नाम है पे बैक पीरियड। हर हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है पे बैक पीरियड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अब ये बोला क्या जा रहा है, पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? ठीक है, पे बैक पीरियड का एक दूसरा नाम भी होता है क्रूड थंब रूल, है ना। क्या होता है? सबसे पहले पे बैक पीरियड का मतलब समझते हैं। दो वर्ड है, पे बैक। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने आपको पैसा दिया है तो हम बोलेंगे कि आप मेरा पैसा कब दोगे, आप मेरा पैसा कब वापस करोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब कैपिटल बजटिंग का मतलब तो आपको पता है क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म जो असेट होता है, हैवी असेट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो 1 लाख रुपए हमें कब मिल जाएगा, रिटर्न कब मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो उसी को पे बैक पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे पे बैक पीरियड देख लीजिए क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकॉप द फंड एक्सपेंडेड इन द एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कोई किया है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने वो फंड डाला है, तो वो जो है आपका पैसा कब वापस मिल जाएगा, उसी को हम पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? पे बैक पीरियड यूजुअली एक्सप्रेस ईयर में किया जाता है, साल में किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और कि लोअर जो पेबैक पीरियड होगा ना, मान लीजिए 3-4 प्रोजेक्ट आपके पास है और 3-4 प्रोजेक्ट का आपने पेबैक पीरियड निकाला है, जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे कम होगा उसी को आप सिलेक्ट करना है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को पैसा दिया है 2-3 लोगों को, तो मैं चाहूंगा ना कि जो आप लोगों को पैसा दिया गया है वो जल्दी से जल्दी मुझे वापस आ जाए। ठीक है, इसीलिए लोअर पेबैक पीरियड को हमेशा फेवरेबल माना जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे पेबैक पीरियड के कैलकुलेशन के बारे में। देखो, जब पेबैक पीरियड के कैलकुलेशन की बात आती है ना, तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला ये होता है कि जब आपके पास इवन कैश फ्लो हो। इवन कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि आपको हर एक साल एक जैसा कैश फ्लो मिल रहा है, यूनिफॉर्म कैश फ्लो मिल रहा है। मतलब एक साल में अगर आपके पास 7,000 मिल रहा है, दूसरे साल में भी 7,000, तीसरे साल में भी 7,000, चौथे साल में भी 7,000, ऐसे करके। ठीक है, तो उसको हम इवन कैश फ्लो बोलते हैं। तो इवन कैश फ्लो के केस में पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर्मूला सिंपल होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल नेट कैश फ्लो। मतलब आपका शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कितना था और एनुअल नेट कैश फ्लो क्या है, कितना मिल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल है कि एक एबीसी लिमिटेड है, प्लानिंग कर रहा है कि प्लानिंग टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट $105 मिलियन। राइट, और प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 मिलियन पर ईयर नेट कैश फ्लो आ रहा है 7 साल तक। तो आपका पेबैक पीरियड कब होगा, ये आपकी क्वेश्चन है। हमने एग्जांपल पहले से ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एग्जांपल नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मूला बोल रहा हूं। राइट, फॉर्मूला पहले से ही डिस्कस कर लिया है। फॉर्मूला में हमारा क्या है, चूंकि यहाँ पे एकदम यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो मिल रहा है आपको, तो यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था? आपने बोला सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था ना वो मेरा $105 मिलियन का था, और आपको जो कैश फ्लो मिल रहा है वो कितने का है?
25 मिलियन का है, तो ये निकाल दोगे तो आपका 4.2 साल आ जाएगा पेबैक पीरियड। कब आ रहा है? जब आपके पास इवन कैश फ्लो है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जांपल में देखो, कैश अगर आप कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हो ना, तो कुछ मेथड ऐसे होंगे कि वो अपने नेट कैश इनफ्लो को ही कंसीडर करेंगे अपने कैलकुलेशन में। मतलब सारे के सारे ऐसे मेथड होंगे जो कि नेट कैश इनफ्लो को कंसीडर करते हैं अपने कैलकुलेशन में। लेकिन केवल एआरआर ऐसा मेथड है ना, जब हम आगे की वीडियो करेंगे एआरआर बताएंगे, तो एआरआर केवल ऐसा मेथड है जो कि नेट प्रॉफिट को यूज करता है, कैश इनफ्लो को अपने कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेट कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिए। यहां पे बोला जा रहा है, दूसरा एग्जांपल है मेरा कि XYZ कंपनी है, अब वो कंसीडर कर रहा है उसको कुछ स्पेशल मशीन खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ना वो 3 लाख का है, ठीक है। 3 लाख का मशीन है, ध्यान रखिए। और उसके बाद जो सेल रेवेन्यू है, उस मशीन से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा 4 लाख का। वेरिएबल कॉस्ट जो है 60% ऑफ सेल्स है। डेप्रिसिएशन है वो 15,000 का है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन नहीं है ये एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं है, कुछ अलग एक्सपेंसेज हैं, राइट। उसके बाद लाइफ ऑफ मशीन बोला जा रहा है 8 साल का है, और टैक्स रेट जो है वो 50% का है। तो इसके बेसिस पे आपको पेबैक पीरियड निकालना है, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखिएगा बच्चे कि हमें पहले नेट कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आपको रेवेन्यू दे रखा है कि रेवेन्यू हमारा एक मशीन जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 लाख का देगा, तो 4 लाख आपका रेवेन्यू हो गया है ना। अब रेवेन्यू में 60% ऑफ सेल्स है, यहां पर देखिए कि 60% ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब सेल कितने का किया था आपने, है ना। अब आपको 60% ऑफ सेल्स मतलब 4 लाख का, ये आपका 20% 60% निकालोगे तो ये कितना आएगा आपका 2,40,000, ये माइनस कर दोगे, क्लियर। फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया था, डेप्रिसिएशन के अलावा फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है 15,000 का, ये भी आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 लाख में से ये आप 2,40,000 और 10 और 5 मतलब 2,55,000 माइनस करोगे तो 2,55 बच जाएगा आपके, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन अगर कुछ भी ना बोला जाए आपके क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, है ना। कॉस्ट कितना दिया गया है मशीन का? 3 लाख दिया गया है, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, लाइफ है 8 ईयर्स का, तो आपने डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले से निकाल दिया है 37,500, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है आपको वो 1,07,500 आ गया। अब उसमें से टैक्स को माइनस करना है ना, इनकम टैक्स जो होगा आपको उसको माइनस करना है। तो टैक्स जो दे रखा है 53,750, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ठीक है, वो आ गया 53,750। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था ना शुरुआत में, उसको बाद में प्लस भी करना है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हम बाद में जोड़ते भी हैं। पहले लेस करना है, उसके इफेक्ट को दिखाना है, फिर डेप्रिसिएशन जोड़ भी दोगे, क्लियर। तो डेप्रिसिएशन बाद में देखो हमने उतने ही अमाउंट से जोड़ भी दिया है, तो डेप्रिसिएशन 37,500 हमने यहां माइनस किया था, हमने यहां प्लस कर दिया है। तो अब आपका पूरा नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा जो 91250, ये आ जाएगा, क्लियर। हमने रेवेन्यू, हमारा सेल्स रेवेन्यू क्या था 4 लाख, लेकिन नेट कैश इनफ्लो क्या है? सबको माइनस करने के बाद 91,250। अब कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा इसी के ऊपर होगा, 91,250 के ऊपर। अब आपको पता है कि 8 साल तक ना आपको कितना मिलने वाला है? 91,250 मिलने वाला है। जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? वो 3 लाख का था, 3 लाख का था। 3 लाख अपॉन 91250 कर दोगे, आपका 3.3 ईयर्स जो है आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा। इस तरीके से भी समझिएगा। क्वेश्चन का मैंने 2 टाइप बता दिया, एक ये है और एक ये है, क्लियर। लेकिन दूसरे तरीके से, जब ये तो तब था जब आपको आपके पास इवन कैश फ्लो है, जब एक जैसा कैश फ्लो मिल रहा है। लेकिन दूसरी बात करेंगे कि जब आपका अनइवन कैश फ्लो है। अनइवन कैश फ्लो मतलब कि पहले साल मान लो 5,000 मिल रहा है कैश इनफ्लो, दूसरे साल 7,000 है, तीसरे साल 12 है, चौथे साल 10 है। तो इस तरीके से कैसे हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे? तो ये बात याद रखिएगा कि जब आपके पास अनइवन कैश फ्लो होता है ना, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो? आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का सहारा लेते हो, और उस तरीके से हम कैश फ्लो को, पेबैक पीरियड को निकाल लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे बोला जा रहा है कि एग्जांपल में दिया गया है कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी का वो 1 लाख है ना, और आपको कैश इनफ्लो दिया गया है अलग अलग ईयर का, तो पेबैक पीरियड निकाल के दिखाइए। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 साल दिया गया है।
पहले साल में जो कैश फ्लो आ रहा है ना वो 50,000 का आ रहा है, ठीक है। दूसरे साल में 40 है, तीसरे में 30, चौथे में 20 और पांचवें में 10 है। क्लियर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000, 1 लाख का था, याद रखिएगा। अब हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब समझिएगा क्या होता है कि हमें साल दर साल हमारे पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया है। पहले साल में आपके पास 50,000 आ गया है, दूसरे साल में 40,000, मतलब 50 और 40 90,000 हो गया है। तीसरे साल में 90,000 और 30,000, एक 20 आ गया है। एक 20 और 20, एक 40 और एक 40 और 10, एक 50, मतलब 5 साल तक आपको 1.5 लाख रुपया आ जाना है। लेकिन एक बात समझिएगा, हमें कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? 1 लाख ही था। आप पेबैक पीरियड में कर क्या रहे हो? पेबैक पीरियड में तो आपने यही किया है ना कि हमारा जो 1 लाख रुपए हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमें कब मिल जाएगा, यही किए हो आप। तो 1 लाख रुपए आप देखो यहां पर, अब तीसरे साल में देखोगे ना तो 1,20,000 रुपए हो जा रहा है। मतलब हमें तो कवर 1 लाख को ही करना है। तीसरे साल में आप देखो तो 1,20,000 हो जा रहा है। दूसरे साल में देख रहे हैं तो 90,000 हो रहा है। तो आप ये बोल दोगे कि सर कहीं ना हमारा पेबैक पीरियड दूसरा या तीसरा साल के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरे साल की तरफ तो जाओगे नहीं। पेबैक पीरियड कैसे निकालोगे? आपका पेबैक पीरियड जब भी होगा 2 और 3 साल के बीच में ही होगा, है ना। तो यहां लिख दोगे 2, क्योंकि दूसरे साल में है। अब प्लस कर दीजिएगा, यहां दूसरे साल में 90,000 आपको कंप्लीट हो जा रहा है, अभी भी आपको 10,000 रुपए चाहिए। तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे लिख दोगे आप 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए लिख दीजिएगा और अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिएगा। 90,000 और 1,20,000 कितना हुआ डिफरेंस? आपने बोला सर 30,000 हुआ, तो इन ऐसे 30,000 लिख दिया। आपका 2.33 ईयर जो है पेबैक पीरियड आ गया है। इसी तरीके से अगर अनइवन कैश फ्लो दिया रहेगा तो दूसरे प्रोजेक्ट का भी आप निकाल सकते हो आराम से। क्लियर है? 2.33 ईयर में अगर पॉइंट 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साल 4 महीने में आपका ये पैसा कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपको पेबैक पीरियड, ठीक है। क्लियर है? हमने दोनों केस बताया है। देखो, दोनों केस का मतलब होता है कि पहला जो जब आपके पास इवन कैश फ्लो था, हमने नेट कैश इनफ्लो भी निकाल के बता दिया कि पेबैक पीरियड कैसे कंप्लीट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और आपको हम बता दिए कि जब आपके पास अलग अलग कैश फ्लो हो तब कैसे कैश फ्लो निकालते हो, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, हमने बोला है कि क्रूड थंब रूल भी बोलते हैं पेबैक पीरियड को। क्रूड थंब रूल का मतलब होता है कि एकदम कच्चा पेबैक पीरियड होता है। कच्चा का मतलब पता है क्या होता है? बहुत सारे रीजन होते हैं। पेबैक पीरियड क्या करता है कि आपका जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचते हो, मतलब आप जैसे ही उस, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए का किया हुआ है ना, और 1 लाख रुपए जैसे ही पहुंचते हो उसके बाद का जो भी कैश इनफ्लो आता है ना उसको आप इग्नोर करने लगते हो। यहां देखिए, यहां आपका पेबैक पीरियड क्या है? 2 साल 4 महीने है। और 2 साल 4 महीने के बाद जो भी आपका आएगा ना, जो भी आपका कैश फ्लो आएगा यहाँ पे, उसके बाद ये देखो इग्नोर करने लग जाओगे, ठीक है, क्योंकि हमारा पेबैक पीरियड एक बार निकल जाता है। दूसरी बात, क्रूड थंब रूल हम पेबैक पीरियड को इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं बताता है। क्लियर? ये डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही नहीं करता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो पेबैक पीरियड होता है उसको हम क्रूड थंब रूल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये डेप्रिसिएशन को कंसीडर ही नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया, है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को इग्नोर कर रहा है क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, हमने शुरुआत में ही बता दिया है, राइट। अच्छा, इट इग्नोर ऑल कैश इनफ्लो आफ्टर द पेबैक पीरियड। एक बार पेबैक पीरियड निकाल लिया तो सारे के सारे कैश इनफ्लो को इग्नोर किया जाएगा। लोअर पेबैक पीरियड हमेशा प्रेफरेबल किया जाएगा, ठीक है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो ये फॉर्मूला हो जाता है जब आपके पास इवन कैश फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको, ये जो मेथड है पेबैक पीरियड, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, तो लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड का यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका पेबैक पीरियड होता है। मेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट क्या होता है पेबैक पीरियड का? देखो, सिंपल टू यूज होता है ना। पेबैक पीरियड आराम से आप यूज कर सकते हो, एक बार कंसेप्ट सीख लेते हो तो, ठीक है। दूसरा है इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कैश शॉर्टेज फर्म। अगर मान लेते हैं कि जो जिस फर्म के पास कैश की शॉर्टेज होती है वो अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं लोन के थ्रू, है ना, तो उनके लिए पेबैक पीरियड को सलाह दी जाती है कि आप पेबैक पीरियड मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि आप पेबैक पीरियड वहां पे यूज कर सकते हो ना जहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहे होते हो, है ना। तो आपके पास अगर छोटा प्रोजेक्ट है और आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, तब वहां पे आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पेबैक पीरियड को यूज कर लीजिए, ठीक है।
और चौथा नंबर है कि मोर एक्यूरेट एस्टिमेट। आप देखो यहाँ पे पेबैक पीरियड जब कैलकुलेट करते हो तो आपको पूरा कैश इनफ्लो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आपको ये एक्यूरेट बता देगा कि कब आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा, कितने दिनों में पहुंच जाएगा। उसके बाद के कैश फ्लो को ये इग्नोर करता है। तो बेसिकली ये मेरिट भी हो जाता है पेबैक पीरियड का और डिमेरिट भी हो जाता है पेबैक पीरियड का। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम डिमेरिट की बात करें तो यहां लिख रहा है कि मोर इंपॉर्टेंस टू पे बैक ऑफ इन्वेस्टेड फंड, है ना। मतलब क्या हुआ कि देयर इज मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को कम आपको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पेबैक हमने पहले ही बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा वो महत्व नहीं देता। पेबैक पीरियड में आपका पैसा मिल चुका है, बात खत्म। ठीक है। दूसरा है डज नॉट कंसीडर द इनकम रिसीव्ड आफ्टर पेमेंट पेबैक पीरियड। हमने ऑलरेडी बताया कि पेबैक पीरियड आपने निकाल लिया तो उसके बाद की इनकम नहीं मानी जाएगी, नहीं कंसीडर की जाएगी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पूरी तरीके से ये इग्नोर करता है और टाइम फैक्टर को भी इग्नोर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को यूज ही नहीं करता है, रिस्क को कोई मेजर नहीं कर सकता है। इसीलिए तो आपने बोला था कि क्रूड थंब रूल है ना। और मोर एम्फेसिस ऑन कैश फ्लो, कैश इनफ्लो ऑफ इनिशियल ईयर, पहले साल में या शुरुआत में कितना हमें पैसा आ रहा है उस पे ये ज्यादा फोकस करता है, उस पे ये ज्यादा एम्फेसिस करता है। ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पे बैक पीरियड का। पे बैक पीरियड में इसके हमने कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मेथड क्या है, ठीक है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बता दिया है। इसके आगे का जो मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और कमेंट करिएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।